जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। अभी हाल ही खबरों में आपने पढ़ा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में यूयू ललित जी की नियुक्ति हुई है। इसी नियुक्ति के संदर्भ में आज हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि इतिहास में कब कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई है भारत में। सबसे पहले हम जब ब्रिटिश भारत की बात करते हैं तो सबसे पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में। फिर 1800 में, वर्ष 1800 में मद्रास प्रेसिडेंसी में उसी तरीके के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई। फिर उसके बाद वर्ष 1823 में बंबई प्रेसिडेंसी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। लेकिन जब 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया जाता है तो उसमें भी एक भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था दिल्ली में की जाती है। जब देश आज़ाद होता है तो आज़ादी के साथ भारत का संविधान लागू होता है और उस संविधान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था करी गई। संवैधानिक प्रावधान क्या है सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में संविधान में? देखिए, संविधान के भाग 5 में अध्याय 6 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 124 से लेकर 100 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 124 क्लाज 1 कहता है कि एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। कहने का अर्थ है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, जब तक कि अन्य न्यायाधीशों की संख्या 7 होगी, जब तक कि कानून द्वारा अन्य न्यायाधीशों की अधिक संख्या निर्धारित नहीं की जाती है। आगे चलते हैं। अभी क्या है वर्तमान में, जब हम सर्वोच्च न्यायालय की संगठन की बात करते हैं तो वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 31 न्यायाधीश है। 2019 में एक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम लाया जाता है, उसके द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाती है और इस संख्या को 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। लेकिन अभी वर्तमान में 31 न्यायाधीश ही हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थान की बात करते हैं। देखिए, संविधान ने दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित किया है, लेकिन संविधान में एक प्रावधान यह भी है कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से किसी एक स्थान अथवा एक से अधिक स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में निर्धारित कर सकता है। अगला है न्यायाधीशों की नियुक्तियां कैसे होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियां कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा होती हैं। राष्ट्रपति सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस की नियुक्ति कैसे होती है? देखिए, जब सीजेआई की बात होती है, चीफ जस्टिस की बात होती है, तो यह सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम सीनियर मोस्ट जज होता है। इसके साथ साथ यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझता है तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के उन न्यायाधीशों से सलाह लेता है जिनसे वह सलाह लेना जरूरी समझता है। लेकिन जब अन्य न्यायाधीशों की बात होती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एवं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के बाद परामर्श के बाद उन्हें नियुक्त किया जाता है जिनसे वह आवश्यक समझता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों के संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना अनिवार्य है। अब इस परामर्श का मतलब क्या है? इस परामर्श का मतलब थर्ड जजेस केस में समझाया गया। इसमें कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश से परामर्श का अर्थ होगा सीजेआई को, मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक कोलिजियम से परामर्श करना चाहिए। यदि उन कोलिजियम में शामिल 2 न्यायाधीश भी यदि विपरीत राय देते हैं तो उस कोलिजियम को सरकार को किसी न्यायाधीश की नियुक्ति का सिफारिश नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि इस परामर्श की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा सरकार को सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए। यदि भेजता है तो सरकार वह मानने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या हैं? किन व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात जान लेते हैं
कि मिनिमम एज का कोई संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, मतलब नो मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी ए जज, ठीक है। लेकिन उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, ये अनिवार्य योग्यता है। उसके बाद एक योग्यता के तौर पर 3 प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला कि कम से कम वह 5 वर्ष तक किसी एक उच्च न्यायालय अथवा एक से अधिक उच्च न्यायालय में जज के रूप में कार्य किया हो, या कम से कम 10 वर्ष तक किसी एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, या तो वह राष्ट्रपति के मत में, राष्ट्रपति का मत मतलब कौन हो गया, केंद्रीय कार्यपालिका के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो, ठीक है। अगले, जब कोई जज नियुक्त होता है तो वह शपथ लेता है, शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। तो उनको शपथ कौन दिलाता है? उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति इस कार्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल, देखिए न्याय संविधान ने न तो मिनिमम एज तय किया है और न ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय किया है, लेकिन इस संबंध में उसने 3 प्रावधान किए हैं। पहला कि वह 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है, 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है। दूसरा कि वह राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र, किसको? राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर पद त्याग कर सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण यह है कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है अथवा पद से हटाया जा सकता है। अब संसद की सिफारिश का अर्थ क्या है? किस तरीके से संसद सिफारिश करती है, उसका आधार क्या होता है? उसका आधार होता है दुर्व्यवहार या अक्षमता। राष्ट्रपति को हटाने का आदेश तभी जारी करना चाहिए जब इस प्रकार का संबोधन संसद द्वारा उसी सत्र में किया गया हो। संबोधन का मतलब क्या हुआ? संबोधन का मतलब हुआ कि संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत का मतलब क्या हुआ? कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत 50% +1 और प्रेजेंटेड एंड वोटिंग करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है। तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटेड, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो ये अधिसूचना जारी की जाएगी किसी न्यायाधीश को हटाने का राष्ट्रपति के द्वारा, इस अधिसूचना का आधार यह होगा कि संसद अपने दोनों सदनों के विशेष बहुमत अर्थात सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत और सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसे पारित करेगा। उसके बाद राष्ट्रपति न्यायाधीशों को पदच्युत करेगा। वेतन और भत्तों की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश समय समय पे संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। एक मुख्य प्रश्न यह है, मुख्य तथ्य यह है, प्रश्न कभी कभी पूछता है कि क्या वित्तीय आपातकाल में न्यायाधीशों के वेतन कम किए जा सकते हैं? तो उत्तर इसका होगा हाँ, लेकिन तथ्य यह है कि वित्तीय आपातकाल के अतिरिक्त किसी भी समय नियुक्ति के बाद इनके वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। इनके जो वेतन, भत्ते, पेंशन होते हैं ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अभी जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया कि 49वें मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित मतलब उदय उमेश ललित जी को नियुक्त किया गया है, जो 27 अगस्त को अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस समय 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में एनवी रमना जी कार्यरत हैं। तो इसी प्रस्तुति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर किसी अगली श्रृंखला में किसी विशेष अवसर पर मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।